तो पढ़ेंगे वर्नर का सिद्धांत। तो वर्नर का सिद्धांत क्या है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, वर्नर का सिद्धांत। अब वर्नर का सिद्धांत इन्होंने क्या बात बताए थे, तो एक एक नियम को आपको समझाया जाएगा और इसे आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अल्फ्रेड वर्नर ने सर्वप्रथम 1893 ईस्वी में उपसंयोजक अथवा जटिल यौगिकों के गुणों एवं संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया। तो जो वर्नर हैं सन 1893 ईस्वी में इन्होंने जो उपसंयोजक जो यौगिक होता है, जो जटिल यौगिक होता है, उनके संरचनाओं के विस्तृत अध्ययन किए थे। इसके आधार पर इन्होंने सहसंयोजक यौगिकों के गुणों एवं संरचना की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे वर्नर का उपसंयोजक यौगिक का सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने क्या बनाए थे, मतलब वो जटिल से जटिल यौगिकों को उन्होंने क्या किए थे, उसमें उनकी संरचनाओं को विस्तृत उन्होंने क्या किए थे, अध्ययन किए थे, उनको गुणों को अध्ययन किए थे। तो अध्ययन करने पर उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, वर्नर का उपसंयोजक यौगिक का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए इन्हें वर्ष 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से इनको क्या हुआ था, सन 1913 ईस्वी में क्या हुआ था, सम्मानित किया गया था। इन्हें जटिल यौगिकों का रसायन का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या, जटिल यौगिक मतलब जटिल से जटिल यौगिकों इन्होंने क्या किए थे, अध्ययन किए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, जटिल यौगिकों के रसायन के जनक भी कहा जाता है। तो वर्नर का सिद्धांत अब क्या है, तो अब इनके बारे में भी अब समझेंगे कि इन्होंने नियम क्या दिए थे। अभी हम लोग इनके परिचय के बारे में पढ़े थे कि परिचय इनका क्या था। सन 1893 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे कि उपसंयोजक यौगिक हो या जटिल से जटिल यौगिकों को उनको संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन करके इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किए थे। उस नियम का क्या नाम रखा गया था, वर्नर का सिद्धांत या वर्नर का उपसंयोजक यौगिक का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत पर उनको क्या कहा गया, जटिल यौगिकों को रसायन का जनक भी इनको कहा गया है। तो यहाँ पर इनके परिचय होने के बाद से अब यहाँ पर जो है हम लोग इस यौगिक का नाम जानते हैं। इसका जो है नामकरण भी सिखाया जा चुका है कि इसका नाम क्या है। CONH3 जो है यहाँ पे 6 परमाणु है और यहाँ Cl3 है। तो ऐसे परमाणुओं को इन्होंने क्या किए थे, अब जो है इसका मॉडल को चेंज कर दिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ CO है 1 है तो यहाँ CO 1 हो गया, Cl3 है तो Cl3 लिख दिए, 6NH3 है तो 6NH3 लिख दिए। मतलब यह और यह जो अणु जो है आपस में क्या है, बराबर हैं। तो पहले ऐसे लिखा जाता था। तो उपसंयोजक यौगिकों को उन्होंने क्या किए, इसको जो रूप को क्या कर दिए हैं, बदल दिया है। अब रूप को जब बदल दिए तो इसकी संरचना कैसे बनाते थे, अब इनकी संरचना के बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे यहाँ पे Ca कितना है, CO ध्यान दीजिए, CO है तो CO कितना है, तो 1 है तो यहाँ CO लिख लेंगे। NH3 कितना है, तो 6 है तो यहाँ NH3 1 2 3 4 5 6 NH3 हो गया। और Cl3 कितना है, तो Cl3 देखिए यहाँ पर जो है बना हुआ है। अब इसको कैसे बनाया गया, यह कैसे उन्होंने संरचना को प्रस्तुत किए हैं, इसका मतलब क्या होता है, अब इनके बारे में भी आपको समझना है। तो पहले सबसे यहाँ ध्यान देंगे, पहले हम लोग जो संकर यौगिक रहते थे ऐसे लिखा जाता था, या उपसंयोजक यौगिक थे, इसको बड़े कोष्टक में और कोष्टक के बाहर लिखा जाता था। अब इन्होंने कोष्टक का प्रयोग न करके जो है एकदम जो है सरल भाषा में लिखे COCl3 6NH3 है। तो यहाँ पे इसको जो है संरचना जब बनाए तो CO लिखे और NH3 को 6 था तो 6 को लिख दिए, और Cl कितना था, 3 है तो Cl को 3 लिख दिए। अब यहाँ पे डाट क्यों किए हैं, और यहाँ पे जो है क्या है, सतत रेखा क्यों है, जैसे NH3 पे सतत रेखा है जबकि Cl पे देखेंगे रे बिंदुदार रेखा है। क्यों ऐसा किए, इनका कारण क्या था, इन्होंने एक पहचान बनाए, अलग अलग पहचान बनाए। जो बिंदुदार रेखा था उसका नाम उन्होंने रखे थे प्राथमिक संयोजकता। क्या नाम रखे थे, प्राथमिक संयोजकता। और जो सतत रेखा में था, यहाँ जो सतत रेखा है, तो इस सतत
रेखा को उन्होंने नाम रखे थे द्वितीयक संयोजकता। अब द्वितीयक संयोजकता क्यों नाम रखे और प्राथमिक संयोजकता क्यों नाम रखे, अब इनके भी बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। जो डॉट डॉट है वो डॉट डॉट है तो वो कौन सा संयोजकता माना जाएगा, प्राथमिक संयोजकता माना जाता है। और प्राथमिक संयोजकता जो होते हैं ये ऋण आयन को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ये ऋण आयन को क्या करते हैं, संतुष्ट। जैसे Cl के ऊपर माइनस होता है, Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए क्या होते हैं, ऋण आयन को क्या करते हैं, जो है संतुष्ट करती हैं। और यह विलयन को क्या कर देती हैं, आयनित कर देती है। ये जो विलयन बनते हैं उस विलयन को क्या करती है, आयनित कर सकती हैं। और इसलिए आयनन इसमें होती हैं और इसको जो है बिंदुदार रेखा से क्या होता है, प्रदर्शित किया जाता है। और प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े जो आयन को क्या लिखा जाता है, बड़े कोष्टक के क्या लिखते हैं, बाहर। अब देखिए Cl जो है यह कहाँ पे है, बाहर है। जब भी जो बिंदुदार रेखा रहता है, यह कोष्टक के जो है बाहर जो रहता है, इसको हमेशा जो है बिंदुदार रेखा से जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। और प्राथमिक जो संयोजकता होती है उसकी प्रकृति जो होती है अदिशात्मक होती है। अब अदिशात्मक मतलब आप इधर भी बनाए हैं 3, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही आप बनाइए, आप इधर भी बना सकते हैं। मतलब इधर, मतलब 3 को इधर जो बनाए हैं इसको तीनों छोड़ करके आप इधर बना सकते हैं। इसलिए जो इसकी प्रकृति क्या अदिशात्मक होती हैं, मतलब इसकी दिशा इधर भी हो सकता है और इसकी दिशा जो है इधर भी हो सकता है। इसलिए इसका क्या माना गया है, अदिशात्मक होती है। मतलब इसका जो है क्लियर नहीं है कि वो किधर रहेगा। आप इधर भी बना सकते हैं और इधर भी Cl बना सकते हैं, क्योंकि 3 स्थान इधर भी है और 3 स्थान जो है इधर भी है। इसलिए जो है प्राथमिक संयोजकता को प्रकृति क्या होती है, अदिशात्मक होती हैं। और ध्यान देंगे अद्वितीयक की क्या होगा। अब द्वितीयक के लिए ध्यान से देखेंगे, यह जो द्वितीयक जो होते हैं जैसे NH3 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 जो बना गया है, यह ऋण आयन, धन आयन तथा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं। याद रखिएगा, ये ऋण आयन भी होते हैं, धन आयन भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं, क्योंकि ये लिगेंड है। और लिगेंड क्या होते हैं आपको बताया गया था। अगर लिगेंड आप नहीं जानते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं ये बताया जा चुका है, नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के लिगेंड के प्रकार जान सकते हैं कि लिगेंड जो होते हैं ऋण आयन भी होते हैं, धन आयन भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। तो NH3 क्या है, लिगेंड है। तो NH3 जो है यहाँ पर जो है, यहाँ तो उदासीन है, लेकिन अलग से जो अगर दूसरा कोई यहाँ पे लिगेंड जोड़ते हैं तो धन आयन या ऋण आयन या उदासीन आयन, ये तीनों में से ही तो कोई एक लिगेंड होगा। इसलिए जो है यहाँ पे जो है जो सतत रेखा पे लिखा जाता है वह जो है ऋण आयन भी होता है, धन आयन भी होता है और उदासीन अणु को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अद्वितीयक जो संयोजकता की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या होती है, निश्चित। जैसे NH3 कितना है, 6 है, तो इसकी संख्या क्या है, निश्चित होती है। और इसकी जो विलयन को क्या कर देती हैं, मतलब द्वितीय कुंडली जो होते हैं, जो द्वितीय संयोजकता होते हैं वो क्या करते हैं, ये विलयन को क्या करते हैं, आयनित करते हैं और इसको सतत रेखा द्वारा ही इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अद्वितीय जो संयोजकता होते हैं उससे जुड़े लिगेंड जो होते हैं केंद्रीय धातु प्रमाण के बड़े कोष्टक में जो है लिखा जाता है। इसको हमेशा किस में लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। तो ये तो नियम आप लोग समझ लिए होंगे कि इसका नियम क्या है। तो अब यहाँ पर नीचे जो है लिख लेंगे बर्नर के अनुसार। क्या लिखेंगे, बर्नर के अनुसार इन्होंने क्या क्या बात बताए थे। अब यहाँ पे अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर बर्नर के अनुसार। अब लिखेंगे किसी उप सहसंयोजक यौगिक में 2 प्रकार के संयोजकता दिखाता है। इसमें कितने प्रकार का संयोजकता दिखाया है तो देख लीजिए एक बार। और इसमें 2 प्रकार के संयोजकता को प्रदर्शित किया है। पहला जो है प्राथमिक संयोजकता होता है और दूसरा जो है द्वितीयक संयोजकता होता है। अब प्राथमिक संयोजकता में क्या लिखेंगे कि यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती हैं। मतलब ये Cl जो दिया है डॉट डॉट करके जो है यह ऋण आयन होता है। क्या होता है, ऋण आयन द्वारा क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं। तो याद रखिएगा कि जो प्राथमिक जो संयोजकता होती है वह ऋण आयन द्वारा क्या होती है, संतुष्ट होती है। और यह विलयन में क्या करती है, आयनित हो जाती है। विलयन में क्या होती है, आयनित हो जाती है, अर्थात आयनन होती है। मतलब जो ये Cl है वह विलयन में क्या हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं, अर्थात वह क्या होती हैं, आयनन होती हैं। इनको बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमेशा जो प्राथमिक जो संयोजकता होता है इसको किस रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ देख लीजिए एक बार। और यहाँ पर जो डॉट डॉट करके लिखा गया है देखिए बिंदुदार रेखा बोला जाता है। तो प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और चौथा इसमें है प्राथमिक संयोजकता द्वारा बड़े आयनों को बड़े कोष्टक से क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। अब यहाँ प्राथमिक जो भी संयोजकता जो रहता है
है उसको जो बड़े कोष्टक के उसको क्या लिखा जाता है, बाहर में लिखा जाता है। जैसे यहाँ देख लेते हैं Cl3 जो है देखिए कोष्टक के क्या है, बाहर है, और ये जो Cl जो है क्या है, प्राथमिक जो है संयोजकता है। तो समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक संयोजकता को किससे दिखाया जाता है, डॉट डॉट। और प्राथमिक संयोजकता क्या होते हैं, प्राथमिक संयोजकता जो होते हैं आयनित होते हैं, और ये विलयन में क्या जाते हैं, आयनित होते हैं, इसलिए इनमें आयनन का गुण पाया जाता है, और ये ऋण आयन को क्या करते हैं, वह संतुष्ट करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसे 2 बार आप लोग पढ़िएगा, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इनका जो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक जो संयोजकता क्या है, तो यहाँ पे जो 5वां लिख लीजिए, प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति अदिशात्मक होती हैं, मतलब इसकी दिशा जो है अलग अलग होती हैं। और कैसे होती हैं यहाँ पे दिखाया गया है, एक बार और देख लीजिए। जैसे यहाँ पर Cl को जो है इधर जोड़ा गया है, तो इधर भी जोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर ही जोड़ा जाएगा, इधर भी जोड़ सकते हैं। इसलिए जो है प्राथमिक संयोजकता की जो प्रकृति होती है वो क्या होती हैं, अदिशात्मक होती हैं। इनके द्वारा उपसंयोजक यौगिक की ज्यामिति या संरचना का निर्धारण नहीं होता है, मतलब इनकी संरचना का जो है निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि वह किधर रह सकता है। आप चाहे तो जिधर बनाना चाहे, लेकिन 3 है तो 3 बनाएंगे, 4 है तो 4 बनाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक संयोजकता क्या था। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीयक संयोजकता। तो द्वितीयक संयोजकता बताया गया है कि यह ऋण आयन होते हैं, धन आयन भी होते हैं, उदासीन अणुओं द्वारा क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। द्वितीयक संयोजकता जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं। याद रखिएगा, जो द्वितीयक संयोजकता होते हैं वो लिगेंड होते हैं, और लिगेंड जो होते हैं क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, और उदासीन भी होते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर ये ऋण आयन, धन आयन तथा उदासीन अणुओं को क्या करते हैं, संतुष्ट हो जाती हैं, हो सकती हैं। द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता की जो संख्या होती है वह क्या होती है, निश्चित होती है। इसे उप सहसंयोजक संख्या भी कहा जाता है। याद रखिए, द्वितीयक संयोजकता को क्या कहा जाता है, उप सहसंयोजक संख्या भी कहते हैं। इनकी संतुष्टि से यौगिक के उप सहसंयोजन मंडल का निर्माण होता है। तो उप सहसंयोजन मंडल जो होता है, जो कोष्टक के अंदर जो लिखा जाता है, यह बताया जा चुका है कि उप सहसंयोजक मंडल क्या क्या होता है, या समन्वयन सत्ता क्या होता है, यह बताया जा चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट वाले वीडियो को जा करके जरूर देखिए, जिससे आपको उप सहसंयोजक मंडल या जो है समन्वयन सत्ता क्या होता है बताया जा चुका है। अगला लिखेंगे, द्वितीयक संयोजकता विलयन में आयनित नहीं होती है। अब देखिए, प्राथमिक जो संयोजकता होते हैं वह क्या होते हैं, वह विलयन में आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक जो संयोजकता होते हैं वह विलयन में जो है आयनित नहीं होते हैं, अर्थात आयनन योग्य नहीं होते हैं। मतलब इनके अंदर जो है आयनन का गुण इसके अंदर जो है पाया नहीं जाता है। इनको किस रेखा से प्रदर्शित करेंगे, तो इनको सतत रेखा मतलब इसको सीधी रेखा। और उनको किससे, प्राथमिक जो संयोजकता था उनको किससे था, तो प्राथमिक जो संयोजकता है उनको बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इनको जो है सतत रेखा द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और द्वितीयक जो लिखेंगे, द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु को बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। मतलब हमेशा जो द्वितीयक संयोजकता जो होता है वह जुड़े लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखा जाता है। अभी आपको बताया गया भी है कि कहाँ पे बड़े कोष्टक होते हैं और कहाँ पे जो है छोटे कोष्टक होते हैं। अगला लिखेंगे, यह प्राथमिक संयोजकता से क्या होते हैं, प्रबल बंध बनाते हैं। याद रखिए, इनकी जो संयोजकता होती है, जब बनता है मैंने संयोजकता जो बंध बनता है तो जो है प्रबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये सतत रेखा में रहते हैं, और वह जो है बिंदुदार रेखा में होने की वजह से जो है प्राथमिक जो संयोजकता प्रबल नहीं होते हैं, और यह सतत रेखा होने की वजह से जो है यह प्रबल बंध बनाते हैं। अगला लिखेंगे कि यह प्राथमिक इनकी जो प्रकृति होती है वह दिशात्मक होती है। क्या होती है, इनकी प्रकृति जो होती है वह दिशात्मक होती है, अर्थात इनके यौगिक की आकृति ज्यामिति का निर्धारण होता है। मतलब इनका जो दिशा होता है उनमें जो दिशात्मक होती हैं, और यौगिक का जो आकृति होता है, ज्यामिति का क्या होता है, ज्यामिति होता है, उसका निर्धारण ये करते हैं। जैसे में आकृति अगर देखेंगे तो चतुर्फलकी होता है, वर्ग समतली होता है, और अष्टफलकी होता है। मतलब किनका जो है चतुर्फलकी, मतलब द्वितीयक संयोजकता जो होते हैं वह चतुर्फलकी भी बनाते हैं, वर्ग समतली बनाते हैं, और अष्टफलकी भी बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पर भी इनके बारे में सीख लेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको यह जो है वर्णन का सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
वर्नर ने दो सिद्धांत जो दिए, एक प्राथमिक संयोजकता पे दिए थे और एक जो दिए थे द्वितीयक संयोजकता पे दिए थे। तो प्राथमिक संयोजकता क्या होता है और द्वितीयक संयोजकता क्या है, आपको अलग अलग जो है यहाँ बताया गया है। दोनों को पहले जब नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब यह चतुर्फलकी क्या होता है, थोड़ा इनके बारे में भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई यौगिक है और इस यौगिक का नाम मान लेते हैं यम है। क्या नाम है, यम है। अब यहाँ पे चतुर्फलकी बनाएंगे, जैसे यहाँ पर एक इधर हो जाएगा, एक दो इधर हो गया, फिर एक ऊपर हो जाएगा और एक जो है नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको कहा जाएगा चतुर्फलकी। मतलब इसमें चार जो है फलक होते हैं। वर्ग जो है समतली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक जो है यम जो है यौगिक है और यहाँ पे जो है क्या है ऊपर बनेगा, नहीं थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ऊपर इसको बना देते हैं अष्टफलकी। इसका नाम अष्टफलकी रख देते हैं। इधर बना लेंगे आपका, यहाँ नीचे बना लेंगे, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और यहाँ जो है पाँच हो गया और यह हो गया आपका छः हो गया और एक सात हो गया और ये क्या हो गया, आठ हो गया। तो यह जो बना, यह जो बनेगा क्या बनेगा, अष्टफलकी होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसका नाम है चतुर्फलकी। क्या नाम है, चतुर्फलकी है, क्योंकि इसके अंदर जो है चार जो है फलक होते हैं और यह जो है अष्टफलकी है क्योंकि इसके अंदर जो है आठ फलक होते हैं। तो इसका नाम हो गया अष्टफलकी हो गया। अब यहाँ पे अगर वर्ग समतली बनाते हैं तो वर्ग समतली बनाने के लिए अगर मान लेते हैं एक यौगिक है और इसमें वर्ग बनाएंगे तो एक दो तीन और चार। और जब इसको यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे तो क्या बन गया, वर्ग बन गया। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों। तो इसका नाम हो जाएगा वर्ग समतली। क्या हो जाएगा, वर्ग समतली होता है। तो वर्ग समतली कैसा बनता है समझ में आ गया होगा। तो यह बना है चतुर्फलकी, अष्टफलकी और वर्ग जो है समतली। यह किस में बनता है, तो इसमें जो दिशात्मक होती हैं और इनकी ज्यामितीय आकृति का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो किस में होता है, यह द्वितीयक संयोजकता में होता है। तो आज की पढ़ाई जो है वर्नर का सिद्धांत था। तो वर्नर का सिद्धांत कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया या आया, जरूर आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की पढ़ाई में वर्नर का सिद्धांत हुआ है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।